वेद हैं उनमें विज्ञान बहुत पहले से लिखा हुआ है, सारा विज्ञान लगभग। तो जो प्राचीन विज्ञान है उसको आज के मॉडर्न विज्ञान से कैसे जोड़ा जाए? वेद जो विज्ञान है, इस विज्ञान का मूल वेद में उपस्थित है। अगर सत्य प्राचीन काल में था तो वो प्राचीन काल का सत्य भी स्वीकार्य होना चाहिए, और सत्य आधुनिक काल में है तो ये सत्य भी स्वीकार्य होना चाहिए। असत्य प्राचीन काल का भी अस्वीकार्य होना चाहिए और असत्य आधुनिक काल का भी अस्वीकार्य होना चाहिए। हम यस्मिन नोता प्रजा इमा कि जिस धागे में ये सारी की सारी प्रजा को गूंथा गया है। हम सोचते हैं धोती प्राचीन है, हम सोचते हैं जीन्स आधुनिक है। क्या ऐसा परिवर्तन संभव नहीं है कि कल धोती ही ट्रेंड कर जाए? मजहब कहता है कि हमारे जो पुरखे हैं वो उनके पिताजी नहीं थे, वो केवल माँ से पैदा हुए। वो माताजी रात में सोई हुई थी, कुंवारी थी, और रात में उन्हें खुदा ख्वाब में आया और गर्भ ठहर गया। मतलब पूरा मेडिकल साइंस फेल। कंपटीशन उनमें होगा जो एक जैसी चीजें हों, सिमिलर तरह की चीजें हों। दुनिया के 400 करोड़ पुरुष मिलकर एक बालक पैदा नहीं कर सकते, एक स्त्री के बराबर का काम नहीं कर सकते। अपन तो स्थिति, हिंदुओं की तो हालत खराब है। 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे, फिर नारा बदला हम 2 हमारे 2, फिर नारा बदला शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अब नारा बदल दिया ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आज फिर हाजिर हूँ इस पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड लेकर। और आज हम आए हैं आचार्य योगेश भारद्वाज जी के पास मुजफ्फरनगर में। आचार्य जी जो हैं उनका काम जो है वो शिक्षा नीति को लेकर है, शिक्षा को लेकर है। इस देश की जो वैदिक एजुकेशन है उस पर उनका काम है, और वो पूरे देश में घूम घूम कर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जाए। कैसे हैं आचार्य जी आप? बढ़िया। आचार्य जी, आपके हिसाब से जो मॉडर्निटी इतनी आ गई है, मॉडर्न की परिभाषा क्या है? असल में आजकल जो दुनिया में फैला है मॉडर्न, उसकी तो मैं क्या बात करूं, लेकिन मॉडर्न होने का वास्तव में मतलब क्या होना चाहिए? आधुनिक होने का अर्थ होना चाहिए कि हम कितने तार्किक हैं। हमारी सभ्यता इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमारा तर्क कितना मजबूत है। अगर हमारे पास तर्क ही नहीं है तो फिर आधुनिकता का क्या महत्व? हम खान पान के बारे में तर्क नहीं रखते, हम सोच विचार के बारे में तर्क नहीं रखते, हम स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिकता के बारे में तर्क नहीं रखते, हम सोशलिज्म अपनी सामाजिकता के बारे में तर्क नहीं रखते। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम तर्क नहीं रखते। एक तरफ हम जाति व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं आधुनिकता के नाम पर, दूसरी तरफ उन्हीं जाति व्यवस्थाओं को हम जड़ें देने की कोशिश करते हैं, उन्हें पानी देने का प्रयास करते हैं, उन्हें खाद देने का प्रयास करते हैं। आधुनिकता वो हो सकती है जो अनंतिम हो, सत्य वही है जो अनंतिम है। अब हम कहते हैं 2 दूनी 4 है, तो 2 दूनी 4 में आधुनिक क्या होगा और प्राचीन क्या होगा? 2 दूनी 4 तो प्राचीन भी वही है और आधुनिक भी वही है। इसलिए आधुनिक ना कह के आप सनातन कहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो सिद्धांत जो कभी नहीं बदलता। भला कौन सा सिद्धांत ऐसा है विज्ञान का जो हमेशा बदल जाता है? अगर एक गणितज्ञ जो है अपने सिद्धांत के हिसाब से कहता है कि गणित में त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ये भगवान राम के काल में भी होता था, भगवान चाणक्य के काल में भी होता था, आज भी होता है और आने वाले युग में भी होगा। तो आधुनिकता ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ लें कुछ पकड़ लें, क्योंकि जो चीज़ स्थिर है, सिद्धांत है, उसमें कुछ भी छोड़ना और पकड़ना नहीं हो सकता। आधुनिकता के चलते लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में आजकल हम देख रहे हैं कि नास्तिक होते जा रहे हैं, और सिर्फ धन को और शिक्षा के माध्यम से हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि अगर कोई इंसान नास्तिक हो जाता है तो गांव गुहांड के लोग बोल देते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिख लिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मॉडर्निटी के चक्कर में लोग अपनी जड़ें क्यों भूल जा रहे हैं? लोग कहते हैं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। असल में चलचित्रों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से ऐसा बहुत कुछ है जो समाज में फैलाया गया है, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं, जिसे हम आधुनिकता कह रहे हैं। बेसिकली वो आधुनिकता नहीं, उसमें ऐसा सत्य है जिसमें असत्य बहुत बड़ी मात्रा में घुला मिला है। हम केवल ऊपरी तौर पर आधुनिक होने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऊपरी तौर पर ये पहनावा मैं पहन लूँ, वो पहनावा मैं पहन लूँ। हम सोचते हैं धोती प्राचीन है, हम सोचते हैं जीन्स आधुनिक है। क्या ऐसा परिवर्तन संभव नहीं है कि कल धोती ही ट्रेंड कर जाए? हो सकता है। अभी कुछ साल पहले हम देखते थे पैंट किसी और तरह की लोग पहनते थे, बीच में किसी और तरह की पहनने लगे, आज किसी और तरह की पहनने लगे, आने वाले समय में हो सकता है लोग किसी और तरह की पहनने लगे। क्या कपड़ों के बदलाव को हम आधुनिकता कह सकते हैं? बिल्कुल। क्या खान पान के बदलाव को हम आधुनिकता कह सकते हैं? तो नास्तिकता के फैलने का मुख्य कारण ये ऊपरी तौर पर की गए बदलाव तो कतई नहीं है। नास्तिकता के फैलने का मुख्य कारण है लोगों में सिद्धांतों की वास्तविक कमी, लोगों में विज्ञान की कमी। जो लोग विज्ञान को ठीक से नहीं जानते वही नास्तिकता को फैलावा करते हैं। अब जैसे सामान्य रूप से मैं किसी एक मजहब की बात करता हूँ, कोई एक मजहब कहता है कि हमारे जो पुरखे हैं वो उनके पिताजी नहीं थे, वो केवल माँ से पैदा हुए। वो माताजी रात में सोई हुई थी, कुंवारी थी,
और रात में उन्हें खुदा ख्वाब में आया और गर्भ ठहर गया। मतलब पूरा मेडिकल साइंस फेल। मतलब बच्चे पैदा करने की तकनीक ही बदल दी, ख्वाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये मूर्खता जो है हमें नास्तिकता की ओर लेकर जाती है। चाहे वो मूर्खता ईसाइयों की हो, यहूदियों की हो, मुसलमानों की हो, हिंदुओं की हो, या इन चारवाकपंथियों की हो, वामपंथियों की हो, इनमें से कोई भी हो, वो नास्तिकता की ओर हमें लेकर जाता है। जो चीज़ें तर्क पर, सिद्धांत पर और सत्य पर खड़ी नहीं हैं, उन्हीं चीज़ों ने, खान पान का बदलाव, वो पहनने ओढ़ने का बदलाव, या आपके रीति रिवाजों का बदलाव, आपके कर्म कांडों का बदलाव, ये आपको नास्तिकता की ओर लेकर नहीं जाता। नास्तिकता की ओर लेकर जाती है आपकी वो अंधविश्वास की थ्योरी जो आपके समाज में ऐसी जगह बना गई है जिस जगह से उसे हटा पाना ही लगभग असंभव जैसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो फेमिनिज्म एक शब्द है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, और फेमिनिज्म भी कई प्रकार का होता है। एक हेल्दी फेमिनिज्म होता है, और एक फेमिनिज्म वो होता है जो आपको थोप दिया जाता है, आप दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं उसको। तो फेमिनिज्म में मतलब हम देख रहे हैं कि लड़कियां को फ्रीडम मिल रही है, और फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास। वो प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ थी फ्रीडम, हम देखते हैं कि हिंदू कल्चर में फ्रीडम थी, अच्छे से थी। पर अब क्या हो रहा है कि उस फ्रीडम का बहुत गलत फायदा उठाया जा रहा है। फेमिनिज्म के बारे में स्थिति यह है कि पहले तो मैं अपनी स्थिति क्लियर करूं कि मेरे केवल बेटी है, बेटा नहीं है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। कन्या को दृढ़ कैसे करना है, कन्या को मजबूत कैसे बनाना है, कन्या कमज़ोर रह जाएगी तो क्या हानियाँ हो सकती है, या कन्या को दबाकर ही रखना है। इसके बारे में बहुत सारी समस्याएं इसलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि संसार में जितना साहित्य लिखा गया है, केवल भारत भर में नहीं, दुनिया भर में जितना साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य में स्त्री विमर्श ही स्त्री विमर्श दिखाई देता है। पुरुष विमर्श कहीं है ही नहीं, पुरुष विमर्श कभी किया ही नहीं गया। स्त्री विमर्श सब जगह आपको साफ साफ दृष्टिगोचर होता है। ये जो स्त्री विमर्श हमें साफ साफ दृष्टिगोचर होता है चारों तरफ, इस स्त्री विमर्श में हम देखते हैं स्त्रियों के बारे में जो बातें लिखी गई हैं वहां स्त्रियों को कमजोर दर्शाया गया है। दुनिया भर का साहित्य उठाकर देखो, स्त्रियों के कोमल अंगों के बारे में चर्चा है, स्त्रियों की चितवन के बारे में चर्चा है, स्त्रियों की स्मिति, उसकी मुस्कान के बारे में चर्चा है, स्त्रियों का जो उनके भीतर जो एक स्त्रियोचित व्यवहार होता है जो पुरुषों जैसा उद्दंड व्यवहार नहीं है, उसके बारे में चर्चा है। इससे स्त्रियों में एक ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि ना तो हम में वीरता का भाव आ सकता है, ना अन्य किसी चीज़ का भाव आ सकता है। ये तो मान सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन आदि जो हार्मोन शरीर के भीतर होते हैं उसके कारण स्त्री में ममत्व अधिक होता है, लेकिन स्त्री में बहुत ज़्यादा ऐसी कोई हीन भावना भर दी जाए तो वो कहीं ऐसा देखने में नहीं आता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ ऋषि मनु कहते हैं वहाँ वो यही कहते हैं कि स्त्रियों की पूजा से उनके भीतर जो उदात्त गुण हैं उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीन दिखा दें, मैंने कहा स्त्री विमर्श बहुत ज़्यादा हुआ और अधिकांश साहित्य में स्त्री को हीन दिखाया गया, तो जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीन दिखा दोगे तो उसके भीतर एक प्रतिरोध और विरोध की भावना उठेगी। इसी विरोध की भावना को आज का जो आपका वाइल्ड फेमिनिज्म है, इस वाइल्ड फेमिनिज्म के बारे में देख सकते हैं। जो शब्द आपने प्रयोग नहीं किया मैं कर देता हूँ, कुछ लोग गालियाँ देंगे, कुछ हो सकता है कुछ माताएं गालियाँ दें, लेकिन वो मेरा मकसद वो है नहीं कहने का। जो वाइल्ड फेमिनिज्म है, मैंने अपनी आँख से देखा, ट्रेन के डब्बे में एक स्त्री ने एक बूढ़े व्यक्ति को थप्पड़ों से मार दिया, केवल इतनी सी बात पर कि वो उस सीट पर बैठा था जो सीट पर उसे बैठना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या 90 साल से बड़े आदमी को उस सीट पर बैठने में कोई समस्या हो सकती है? क्या होनी चाहिए थी? क्या एक युवती को जिसकी आयु 30, 35, 40 साल की है, जो खूब मजबूत है, उसे एक 90 साल के बूढ़े को जो उसके पिता से भी बड़ी आयु का उसे बैठने देने में कोई समस्या है? इसे फेमिनिज्म तो नहीं कह सकते। फेमिनिज्म होता है कि स्त्री मजबूत हो, उसमें कल्पना चावला विकसित हो, उसमें रानी लक्ष्मीबाई विकसित हो, उसके भीतर अपाला और गार्गी विकसित हो, उसके भीतर सीता और अनुसुईया विकसित हो, उसके भीतर मेरी माँ विकसित हो, मेरी बहन विकसित हो, मेरी पुत्री विकसित हो। अब एक स्त्री को देखते ही मुझे ना तो उसके प्रति पुत्री का भाव जगता है, ना उसके प्रति माँ का भाव जगता है, ना उसके प्रति बहन का भाव जगता है, ना उसके प्रति मुझे किसी ऐसी सभ्य महिला का भाव जगता है जो मुझे मार्गदर्शन कर सकती है। तो ऐसा फेमिनिज्म किस काम का? तो फेमिनिज्म निश्चित रूप से जरूरी है। स्त्रियों का विकास उत्थान उसी तरह जरूरी है जैसे पुरुष का विकास उत्थान जरूरी है। दूसरी चीज़ ये है, स्त्री और पुरुष में जो एक कंपटीशन डाल दिया गया कि स्त्री महान के पुरुष महान, नर से दो दो मात्रा भारी नारी, कवियों ने कहा नर से दो दो मात्रा भारी नारी। ये कंपटीशन हमेशा ही किसी हीन भावना, किसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म देगा। दो अलग अलग चीज़ों में कंपटीशन नहीं किया जा सकता।
कोई कहे जी पत्थर में और सूरज में क्या कंपटीशन है, भैया दोनों के गुणक्रम स्वभाव अलग है, कंपटीशन संभव ही नहीं है। कंपटीशन उनमें होगा जो एक जैसी चीजें हों, सिमिलर तरह की चीजें हों। दुनिया के 400 करोड़ पुरुष मिलकर एक बालक पैदा नहीं कर सकते, एक स्त्री के बराबर का काम नहीं कर सकते। इसलिए स्त्री और पुरुष में कंपटीशन संभव नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के गुण अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदू धर्म में जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, उन पौराणिक मान्यताओं में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। बिल्कुल। आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष। तो ये जो अर्धनारीश्वर की कल्पना है, ये ही असली फेमिनिज्म है कि जहां स्त्री पुरुष की पूरक बनती है, वहां स्त्री पुरुष की पूरक बनकर समाज में बराबर खड़े होकर उसकी उन कमियों को दूर करती है जो कमियां पुरुष के भीतर स्वभावतः हैं, जिन्हें वो कभी स्वाभाविक रूप से पूरी कर ही नहीं सकता, उन्हें स्त्रियां पूरी करेगी। एक छोटी सी बात बताता हूं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमारे शरीर के भीतर, वो अमीनो एसिड के आपस में मिलने से बनता है। अब एक ही तरह के अमीनो एसिड आप इकट्ठे करते चले जाएं तो प्रोटीन नहीं बनेगा, आपको अलग अलग तरह के असेंशियल नॉन असेंशियल अमीनो एसिड आपस में जोड़ने पड़ेंगे, तब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसी तरह से ये दो अमीनो एसिड हैं, एक स्त्री एक पुरुष, एक असेंशियल एक नॉन असेंशियल, आपस में जुड़ेंगे तब प्रोटीन होगा। एक दूसरे के बिना दोनों का अस्तित्व खतरे में तभी ये समाज का प्रोटीन है, नहीं तो समाज के लिए विष बन जाएंगे। तो जैसे गुरुजी, वो आचार्य जी, आप गुरुकुल भी चला रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब भारत में कैसी शिक्षा होनी चाहिए? देखो, भारत में जो वर्तमान शिक्षा का ढांचा है, ये तो सब लोग जानते हैं, जो शिक्षाविद समाज सरकार में बैठे हैं वो भी जानते हैं, ये औपनिवेशिक शिक्षा है। और आपने एक वो देखा है, वो छोटे बच्चे जो खेलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, डायस बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। वो जो क्यूब होता है उसमें एक पटल पर एक रंग आ जाता है, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, इधर से उधर ब्लॉक बदलते रहते हैं। बस ऐसा ही शिक्षा में परिवर्तन का आज़ादी के बाद से लेकर आज तक का क्रम चला हुआ है। हम उस डायस के अंदर के जो ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को इधर से उधर बदल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने इसमें यह विचार करने का प्रयास किया हो कि आखिर भारतीय शिक्षा क्या है। क्या हमने ये विचार करने का प्रयास किया? हमने एक हमारे दिमाग में एक पहले से डिसाइडेड बात है, एक हमें डिज़ाइन किया गया इस चीज़ के लिए कि जो शिक्षा इस समय चल रही है बहुत आधुनिक शिक्षा है, इसी का नाम आधुनिक है। जिसमें तर्क नहीं है उसमें आधुनिकता कैसी है? जिसमें तर्क नहीं है उसमें डार्विन अपनी डार्विन की थ्योरी को खारिज कर गया। अन्य विद्वान, प्लैंक है, आइंस्टीन है, साइंटिस्ट हैं कई सारे, वो आपस में मतभेद रखते हैं, लेकिन मतभेद के बाद भी यदि वो तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो क्यों स्वीकार्य ना हो? क्यों स्वीकार्य ना हो? हम क्या आचार्य भास्कर को गणित के क्षेत्र में, आचार्य ब्रह्मगुप्त को कैलकुलस में, माँ लीलावती को ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में इसलिए पीछे करते हैं क्योंकि वो पुराने जमाने में पैदा हुए थे? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ऐसी कौन सी नई कहानी लिखना चाहते हो जो सत्य से दूर हो? अगर सत्य प्राचीन काल में था तो वो प्राचीन काल का सत्य भी स्वीकार्य होना चाहिए, और सत्य आधुनिक काल में है तो ये सत्य भी स्वीकार्य होना चाहिए। असत्य प्राचीन काल का भी अस्वीकार्य होना चाहिए और असत्य आधुनिक काल का भी अस्वीकार्य होना चाहिए। भारत में जो शिक्षा व्यवस्था इस समय चल रही है, इस भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मैं ये नहीं समझता कि सिलेबस बदलने से सब कुछ चलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी गवर्नमेंट लॉन्च की थी, अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। इस एजुकेशन पॉलिसी में पॉलिसी के नाम पर जो जो चीज़ें बदली हैं उन्हें ध्यान से देखें। एमफिल ख़त्म हुई है पीएचडी से पहले, होना चाहिए था बहुत पहले, स्वागत योग्य कदम है। 12वीं कक्षा में फिलॉसफी के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हो, स्वागत योग्य कदम है, इसका भी स्वागत होना चाहिए। ग्रेजुएशन के लेवल में हर ईयर के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, ये नीति है। लेकिन अकबर न पढ़ाया जाए, शिवाजी महाराज पढ़ाया जाए, शिवाजी महाराज न पढ़ाए जाएं, कोई और पढ़ाया जाए, ये सिलेबस को इधर से उधर रखना है। जैसे डायस बच्चे खेलते हैं वही है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या हमने बच्चों में गणित में उनके भीतर तर्क क्षमता विकसित करने का प्रयास किया है? क्या हमने विज्ञान में, जिसे हम स्किल्ड एजुकेशन कहते हैं, वो स्किल एजुकेशन कोशिश की है डेवलप करने की? बेसिकली बात यह है कि हायर एजुकेशन की तरफ वो जाना चाहिए जो एक बेहतरीन दिमाग है, और जो उतना बेहतरीन नहीं है उसे किसी कर्मशील शिक्षा में लगा दिया जाए ताकि वो अपना खाना गुजारा चला सके। लेकिन आज स्थिति दूसरी है, जो बेहतरीन दिमाग हैं वो चले जाते हैं वोकेशनल एजुकेशन में, वो कोई स्किल डेवलप कर लेते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, कुछ और हो जाते हैं, वो ठोका पिटी का काम शुरू कर देते हैं। और जो 10वीं में पॉलिटेक्निक में सेलेक्ट नहीं हुआ, 12वीं में इंजीनियरिंग में सेलेक्ट नहीं हुआ, बीएससी में कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुआ, वो फिर प्रयास करते हैं टीचिंग में जाने का, हायर एजुकेशन में जाने का।
हायर एजुकेशन में जाकर टीचिंग में वो लोग जाते हैं जो बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे अध्यापक देश में हैं, ये मैं मानता हूँ कि आज भी बहुत अच्छे अध्यापक हैं और देश में अच्छा अध्यापन कार्य भी वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अध्यापकों की भी भरमार है जो अध्यापक स्वयं कभी नहीं पढ़ पाए, जो स्वयं नहीं पढ़ पाए वो दूसरे को क्या पढ़ाएगा, है ना। उसका कारण है शिक्षा नीति का लचर होना। भारत को एक भारतीय स्वदेशी शिक्षा नीति विकसित करने पर काम करना होगा। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, हम लोग मिलकर एक शिक्षा नीति पर काम करने का प्रयास है। एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार को प्रस्तुत कर सकें कि साहब एक ये ड्राफ्ट है, हमने बनाया है, एक बार एक नज़र इसे भी देख लीजिए। और भारत को भारतीयता के साथ खड़ा होना होगा। जो भारत भारतीयता के साथ खड़ा नहीं है उस भारत को भारत नहीं कहा जा सकता। भारत अगर अंग्रेजियत के साथ खड़ा होगा, भारत अगर जापानियत के साथ खड़ा होगा, भारत अगर अरबियत के साथ खड़ा होगा तो वो भारत भारत नहीं हो सकता। भारत की भारतीयता है उसकी तार्किकता। हम किसी चीज़ को, आपने जीन्स पहनी है, मैंने कुर्ता पहना है, मैंने पजामा पहना है, तो इसमें अंतर नहीं हो सकता। ये आधुनिकता और पाश्चात्यता या प्राचीनता का द्योतक नहीं हो सकता है। कपड़े बदले जा सकते हैं, कपड़े बदलना सामान्य बात है। खुद जीन्स पहनिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो आदर्श तार्किक सत्य सिद्धांत नहीं छोड़िए जो बहुत ज़रूरी है। हमारी शिक्षा में उन आदर्श तार्किक सिद्धांतों का भी और इन सिद्धांतों को देने का जो भारतीय प्रोसेस था उसे लाना बहुत ज़रूरी है। यही शिक्षा है। अच्छा, जो हम देखते हैं कि हमारे जो वेद हैं और उसमें कई बार ऐसा भी रहा है कि वेस्टर्न लोग हैं उनके साथ वाद विवाद भी हुआ है कई बार। ये रहता है कि हमारे जो वेद हैं उनमें विज्ञान बहुत पहले से लिखा हुआ है, सारा विज्ञान लगभग। तो जो प्राचीन विज्ञान है उसको आज के मॉडर्न विज्ञान से कैसे जोड़ा जाए? देखो, इसमें एक छोटा सा मतभेद मैं आपसे रखता हूँ कि पहली तो बात यह कि जो आधुनिक साइंस है और जो वेद है इसमें अंतर है। इसमें अंतर है। आधुनिक साइंस जहाँ काम करता है उस दशा को हम कह सकते हैं मैटर, और वेद जहाँ काम करता है उस दशा का नाम है, आप उसे आध्यात्मिकता कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं। अब एक बात आप समझने का प्रयास कीजिए कि वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है, वेद का प्रतिपाद्य विषय है ईश्वर। वेद का प्रतिपाद्य विषय प्रकृति नहीं है। हाँ, प्रतिपाद्य ईश्वर को खोजते खोजते रास्ते में जो पड़ाव आते हैं उन पड़ावों में विज्ञान की संकल्पनाएं आती हैं। इन संकल्पनाओं, इन अवधारणाओं के बीच में से गुजरते हुए हम यस्मिन नोता प्रजाइमा कि जिस धागे में ये सारी की सारी प्रजा को गूंथा गया है उस धागे को हमें जानना होगा। वो धागा, वो प्रतिपाद्य विषय तो ईश्वर है, सारे सिद्धांतों का सिद्धांत वही है। लेकिन जो सिद्धांत रास्ते में पड़ाव पर रुकते हैं वो सिद्धांत वेद में मौजूद हैं, लेकिन जिस रूप में आज विज्ञान मौजूद है इसी रूप में वेद में मौजूद हो ये संभव नहीं है। वेद जो विज्ञान है, इस विज्ञान का मूल वेद में उपस्थित है। मूल, अब हम क्वांटम फिजिक्स को जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं इस लेवल पे क्वांटम फिजिक्स आपको वेद में मिले ये संभव नहीं है। हो सकता है इसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकता है अभी इसमें और परिशोधन की आवश्यकता है। क्या ऐसा नहीं है कि विज्ञान रोज अपने आप को अपडेट करता है? बिल्कुल, चीज़ें अपडेट होती हैं। जैसे सामान्य रूप से आपका ये माइक है, मैंने आते ही आपसे पूछा कि माइक बड़ा सुंदर लग रहा है, आपने कितने का खरीदा? तो आपने कहा 10,000 का। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सा माइक जो है 10,000 रुपये का है। मैं तो एकदम ठगा सा रह गया, भाई इतना महंगा माइक है। तो क्या ये माइक आज से 10 साल पहले इस रूप में था? क्या उससे 10 साल पहले ये उस रूप में था जिसमें 10 साल पहले था? हम देख रहे हैं चीज़ें अपडेट हो रही हैं, चीज़ें लगातार बदल रही हैं। बदल क्यों रही हैं? क्योंकि जो ज्ञान आज हमारा है कल ज्ञान हमारा उससे बढ़ जाएगा, परसों उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हमारा ज्ञान, हमारी जानकारी, हमारी नॉलेज, हमारा विजडम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी चीज़ें अपडेट होंगी। लेकिन ऐसी सर्वज्ञ बुद्धि जिसमें बदलाव की गुंजाइश ही नहीं है, उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों में आप अपडेशन नहीं मांगते। आप मोबाइल लाते हैं, आपके हाथ में ये क्या बोलते हैं इसे, टैबलेट है। ये टैबलेट है, आपके हाथ में ये टैबलेट है। पर टैबलेट पहले तो नहीं होता था। मैं जब आपकी उम्र में था, जब मैं पढ़ता था, तो हमारे समय में तो फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन ही नहीं होता था। हम तो वो फ़ोन किया करते थे, जानते हो, घंटी भी घुमानी पड़ती, घर वो वापस जाती थी, घर वो वापस जाती थी। उस समय हालांकि वो ख़त्म हो रहे थे उस समय, और फिर वो बटन वाले फ़ोन आने लगे थे हमारे काल में। लेकिन वो फ़ोन होते थे, मोबाइल फ़ोन जो जेब में डाल के ले जाते हैं तो नहीं। अपडेट होते 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 आज हम किस कंडीशन में पहुंच गए हैं? आज हम कहाँ पहुंच गए? आपका कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर आपकी जेब में आ गया है।
आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, कारण हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन जब ये अल्टीमेट पोजीशन में चला जाए तो उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। आप में से या आपके परिवार वालों में से या हमारे समाज में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हों, जैसे मोबाइल हम नए मॉडल का खरीद के लाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस बार हमारे घर में नए मॉडल का बच्चा पैदा हो। बोर हो गए यार, यही 2 आँखें, यही 2 कान, यही 1 नाक, यही जीभ, यही मूछें, यही दाढ़ी, यही हाथ, यही, इस बार नए मॉडल का बच्चा पैदा हो, 4-5 हाथ हों, एक आध पूँछ हो ढंग से, ये नाक यहाँ ठीक नहीं है, और कहीं अपडेटेड जगह हो ठीक सी और उत्तम। हम इसमें बदलाव नहीं चाहते। क्यों नहीं बदलाव चाहते? क्योंकि हम जानते हैं इससे ऊपर का ज्ञान हो ही नहीं सकता जिससे इसे बनाया गया है। ये ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है, इससे उत्तम ज्ञान नहीं हो सकता है, इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। इसलिए वेद में जो ज्ञान है उसमें बदलाव की गुंजाइश का कोई स्थान नहीं है, जबकि आधुनिक विज्ञान में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इसलिए आधुनिक विज्ञान को भी मैं बहुत पीछे मानता हूँ, और वेद अंतिम सिद्धांत है जहाँ इस विज्ञान को पहुँचना है। पहुँचेगा ये विज्ञान, मैं मना नहीं करता हूँ, इसकी परिणति वही है, लेकिन परिणति वेद है और रास्ता विज्ञान है। अच्छा, हमारे देश में आर्यंस को लेके भी बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं। वेस्ट वालों ने बोला कि मिडिल ईस्ट से आए, आप इस देश के मूल निवासी हैं ही नहीं, तो आर्यंस को लेकर क्या विचार है? पहली तो बात मैं ये कहता हूँ, ये आर्य द्रविड़ थ्योरी जो आपने कही है, मैं इसमें उन्हीं लोगों की बात मान लेता हूँ जो कहते हैं कि आर्य बाहर से आए और द्रविड़ यहीं रहते हैं, उन्हीं की बात मान लेता हूँ। तुम्हें आर्य द्रविड़ में ज़्यादा रुचि है या अच्छे और बुरे आदमी में ज़्यादा रुचि है? अगर तुम्हें अच्छे और बुरे आदमी में ज़्यादा रुचि है तो छोड़ो आर्य द्रविड़ का झगड़ा, हमें बताओ कि अच्छा कैसे बनना है, हम अच्छा बनेंगे। हमारे भीतर जो बुराई है हम अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे, हम अच्छा बन जाएंगे। यही बात है ना भाई। अगर तुम्हारे जो वेस्टर्नाइजेशन है, तुम्हारा जो कल्चर है, उस कल्चर में जो अच्छाई है वो अच्छाई, लेकिन मैं अच्छाई यूँ नहीं मानूंगा कि तुमने बता दिया और मैं मान लूँ। तुम्हें तर्क पर सिद्ध करना पड़ेगा कि ये अच्छाई है। अगर वो अच्छाई नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वीकार तब होगी जब वो अच्छाई हो सच में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आर्य लोग बाहर से आए, इस बात को सबसे पहली तो बात ये, आज की जो रिसर्च है वो भी झुठला रही है ना। दूसरी चीज़, आर्य शब्द का अर्थ होता है, डिक्शनरी उठा के पढ़िए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप जरूर दिखाइएगा लोगों को, आपका जब ये संचालित होगा कार्यक्रम, उसमें आर्य शब्द का अर्थ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस से छपने वाली जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें आर्य शब्द का अर्थ क्या है ये अच्छे से दिखाइएगा जरूर। उसमें यदि आप सावधानी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आर्य शब्द का अर्थ लिखा है अ नोबल पर्सन। आर्य किसी रेस का नाम नहीं है। आर्य उन लोगों को कहा जाता है जो भले हैं, अच्छे हैं। तो भाई भलाई अच्छाई तुम सिखा दो, या मैं जो जानता हूं उसे मान लो। तर्क पर जो जिसकी खरी उतरे मेरी मान लो, तुम्हारी उतरती है तुम्हारी मान लेते हैं। तो यहीं कैंसिल हो जाती है आर्य रेस थ्योरी। अब इसके बाद जो आता है वो एक तरह का पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है मैं बताता हूँ आपको। तमिलनाडु में एक आदमी पैदा हुआ, इरोड वेंकट रामासामी पेरियार। ये इरोड वेंकट रामासामी पेरियार को लोग पेरियार के नाम से जानते हैं। बाद में इसी का एक चेला उत्तर भारत में पैदा हुआ, ललई यादव, वो भी पेरियार कहलाने लगा, ललई यादव पेरियार। ये कामयाब नहीं हुआ। इरोड वेंकट रामासामी पेरियार बहुत कामयाब हुआ। इरोड वेंकट रामासामी पेरियार जिसने अपनी माइनर सिस्टर को, अपनी छोटी बहन जो अभी वयस्क नहीं हुई थी, बालिग नहीं हुई थी, उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसके साथ विवाह किया, फिर अपने मित्र मुदलियार की पत्नी के साथ गड़बड़ की, और फिर अंत में अपनी ही बेटी के साथ इसने विवाह किया 78 साल की उम्र में, जब वो लड़की इससे 30-40 साल की उम्र छोटी थी। इतनी छोटी लड़की के साथ हाथ में पेशाब की थैली लेकर, जिन्हें आपके श्रोताओं को यदि यकीन ना आए तो नेट पे सर्च कीजिएगा, पेरियार का विवाह, इमेजेस ढूंढेंगे आपको पेरियार की इमेजेस मिल जाएंगी, वो विवाह कर रहा है। हालांकि इसी विवाह के बाद उसी के चेलों में फूट पड़ गई, उसी के चेलों ने उसे नकार दिया और उसकी बनाई हुई जस्टिस पार्टी 3 हिस्सों में टूट गई थी। पेरियार ने पहले से चली आई मूर्खताओं को बढ़ावा दिया और उसने तमिलनाडु में एक भयंकर ईसाईकरण की गति को और भयंकर किया। जिन ईसाइयों ने 1801 से शुरू करके, हम शुरू करें वहाँ से जहाँ अलेक्जेंडर डी कैम्पबेल नाम के व्यक्ति और उनके साथ में एक वो मद्रास के कलेक्टर थे, उन लोगों ने मिलके द ग्रामर ऑफ द्रविडियन एस, द ग्रामर ऑफ तमिल लैंग्वेज, ये पुस्तकें लिखनी शुरू की। वहाँ से उन्होंने ये साबित करना शुरू किया कि दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं वो सब हिब्रू की बेटियां हैं, संस्कृत की बेटियां नहीं हैं। और इस हिसाब से बताया कि हिब्रू कैसे आई भारत में, तो कहा इनका एक पैगंबर था, उस पैगंबर का नूह का एक बेटा इधर आया,
हिब्रू भाषा को लेकर उसने यहाँ बसाया और ईसाइयत के साथ इस सारे प्रकरण को जोड़ दिया। इस ईसाइयत को और मजबूत करने के लिए नास्तिकता का चोला ओढ़कर पेरियार ने नौटंकी की। उसी नौटंकी को आज तमिलनाडु में 6000 ईसाई मिशनरीज अंजाम दे रहे हैं। 6000 ईसाई मिशनरीज, कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति भारत में आती है धर्म परिवर्तन के लिए। दलित एफ्रो प्रोजेक्ट के नाम से अकेले एक प्रोजेक्ट पूरे भारत में 14,000 हिंदुओं का पर डे ईसाईकरण की गति को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। 14,000 पर डे का तो ये तो अचीवमेंट है उनका। इसके आगे कितना है, हम कितने, अपन तो स्थिति हिंदुओं की तो हालत खराब है। 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे, फिर नारा बदला हम 2 हमारे 2, फिर नारा बदला शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अब नारा बदल दिया ना बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। तो हमें वैसे शत्रु की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बच्चे पैदा करें भी, 3-4 बच्चे हम पैदा करें, वो 14,000 पर डे पैदा कर रहे हैं भाई, और जवान बच्चे पैदा कर रहे हैं। तुम क्या करोगे? आज अशिक्षा के नाम पर, चंगाई सभाओं की मूर्खता के नाम पर, लोगों को चंगा करने की मूर्खता के नाम पर ऐसे कितने प्रक्रम चलाए जा रहे हैं जहां लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। अंधविश्वास, भूत प्रेत, जादू टोना, गंडा ताबीज, इनके नाम पर लोगों को बहकाकर उन्हें ईसाईकरण किया जा रहा है, उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। महामूर्खता पूरे देश में फैली हुई है। इसे रोकने के लिए इस देश की शिक्षा में परिवर्तन बेहद आवश्यक है। सरकार को चाहिए अंधविश्वास के खिलाफ कठोरता से कदम उठाए, लेकिन क्या सरकार कठोरता से कदम उठाती है? मैं आरोप नहीं कर रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत सम्मान करते हुए एक बात कह रहा हूँ कि जो मैजिकल रेमेडीज़ वगैरह का जो एक्ट था 55 या 45 कौन सा है, उस एक्ट के अंतर्गत स्वामी रामदेव की कुछ दवाओं को प्रतिबंधित किया गया, उन पर वो किया गया, जुर्माना किया गया, उन्हें कई बार माफ़ी मांगने पर विवश किया गया। कभी फेयर एंड लवली को भी विवश किया गया हो? फेयर एंड लवली जो 7 दिन में गोरा बना देती है, अगर 7 दिन में फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाते तो हम भी अपनी भैंस को फेयर एंड लवली लगा के गाय बना लेते। ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? इन मैजिकल रेमेडीज पर आपको दीवारों पर लिखा हुआ मिलेगा, शर्तिया लड़का ही होगा। क्या इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर, जुडिशरी को ध्यान देना आवश्यक नहीं है? लिखा होता है हकीम रहमत इलाही मिले, हकीम फलाना सिंह मिले, हकीम फलाना फलाना खान मिले, और दीवारों में पोस्टर चिपके होते हैं। इन मूर्खताओं की ओर लोग कब ध्यान देंगे? इनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो कितनी मूर्खताएं फैलेंगी। तो आर्य द्रविड़ थ्योरी जो है इस देश को बांटने वाली थ्योरी है, और इसका भी जन्म अशिक्षा से हुआ है, और आज ये अशिक्षा की जननी है। आप तो पढ़ते इतने बड़े संस्थान में हैं, नाम नहीं लूँगा नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। इस देश के सबसे बड़े संस्थान में आप पढ़ते हैं, जिसका आज बहुत बोलबाला है, दिल्ली का इतना बड़ा संस्थान जो इस देश को पॉलिटिकल लीडरशिप देता है। तो वो संस्थान आज जिस शिक्षा में जी रहा है, क्या उस शिक्षा में अंधविश्वास नहीं है? उस शिक्षा में वो दारू पीने को मुक्ति मानते, ये अंधविश्वास नहीं है? वो खुले यौन संबंधों को, माँ के बराबर की स्त्री और पिता के बराबर का पुत्र, इसे अपनी फ्रीडम मानते हैं? वो किसी भी कुछ भी बोल देने को, इसे गाली दे दो, उसे गाली दे दो, इसका नाम उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये सब शिक्षा के दायरे में आते हैं। इसलिए सरकारों को सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि 12वीं तक की शिक्षा, कोई मजहबी शिक्षा किसी छात्र को नहीं दी जाए। अगर आपको किसी भी तरह की मजहबी शिक्षा, मैं भी आता हूँ उस दायरे में, किसी भी तरह की मजहबी शिक्षा देनी है तो आपको 12वीं कक्षा तक बालक को तर्क और विज्ञान पढ़ाना होगा। तर्क और विज्ञान पढ़े बिना, हाँ, तर्क और विज्ञान पढ़ाने के बाद जो समझ में आए वो पढ़ाइए। अमेरिका में जब $1 का दाम बढ़ता है और $1 का दाम घटता है तो भारत में मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी की आजीविका पे प्रभाव पड़ता है। कैसे? पूरी इकोनॉमिक्स बदलती है। मेरी जेब में पैसा कितना है, कितना नहीं, उस पैसे का मूल्यांकन, के मूल्य कितना बढ़ा कितना घटा। मैं पैदा हुआ तो क्या मैं राजनीति में शामिल था, लेकिन मेरा जन्म प्रमाण पत्र किसने बनाया? राजनीति ने। मैं मर गया, मैं तो गया, काम से खत्म हो गया, लेकिन अब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाएगा? राजनीति बनाएगी। मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा आया, मैं किस समाज से हूँ, मुझे कितना रुपया मिलेगा? राजनीति ये राजनीति डिसाइड करेगी। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, राजनीति ने उसके बारे में डिसाइड करना शुरू कर दिया। आप राजनीति में दखल दो या ना दो, लेकिन राजनीति आप में दखल देती है, इसे रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज बहुत कुछ इस एपिसोड से सीखने को मिला होगा। आचार्य जी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सतर्क रहिए, अपने आसपास के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप सरकार से मांग उठाइए, जो जायज़ मांग है वो उठाइए। और आचार्य जी जो हैं वो कुलपति हैं अर्श विद्याकुलम के,
और उनकी जो शिक्षा नीति है, आप किस शिक्षा पे काम करते हैं आचार्य जी? भारतीय स्वदेशी शिक्षा नीति पे। आचार्य जी जो हैं वो भारतीय स्वदेशी शिक्षा नीति पर काम करते हैं, उसको प्रमोट करने का कार्य करते हैं और उसकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाती हैं। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहें तो आचार्य जी की जो सभाएं हैं वो पूरे देश भर में, विदेशों में होती हैं और आचार्य जी से देश में लगभग हर राज्य से लोग जुड़े हैं और देश विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।